Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today I will going to present the topic about lysosome. ये लाइसोसोम जो है हमारा जो एमडी कैट का सिलेबस है जिसमें हमारा सेल बायोलॉजी है, इसमें जो हमारा टॉपिक डी है जिसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, इसमें हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। तो इसकी जो हम सारी जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फंक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो लाइसोसोम है ये व्हाट इज़ लाइसोसोम, लाइसोसोम है क्या। बेसिकली लाइसोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, यानी कि ये टू वर्ड्स पे मुश्तमिल है, दो वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास लाइसो और सेकंड वन है हमारे पास सोम्स, ठीक है जी। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट करना, स्प्लिट यानी तोड़ देना, और सोम्स का वर्ड निकला है सोमा से जिसे हम बोलते हैं बॉडी, यानी कोई भी बॉडी। तो लाइसोसोम जो है इसका कंप्लीट मीनिंग हो गया स्प्लिटिंग बॉडीज, स्प्लिटिंग बॉडीज, यानी कि लाइसोसोम जो है ये स्प्लिटिंग बॉडीज को इसलिए कहा जाता है कि सेल के अंदर जब कोई भी चीज़ यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट जब सेल के अंदर एंट्री गेन करता है तो वो सबसे पहले जो है लाइसोसोम का उस पर इफेक्ट होता है, और लाइसोसोम जो है वो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देता है इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका मीनिंग हो गया कि लाइसोसोम जो हमारे पास है क्या। इसके बाद हम लाइसोसोम की फर्दर आगे डिटेल को डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम जो है दूसरे ऑर्गेनेलिस के लिहाज से चेंज है, किस वजह से, अपनी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को, शेप वगैरह को, ठीक है, यानी कि जो लाइसोसोम है ये अपने दूसरे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनसे थोड़ा सा चेंज है अपनी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, अपने शेप स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है जी। लाइसोसोम को सबसे पहले जो है आइसोलेट किया था एज ए सेपरेट कंपोनेंट बाय डी डव इन 1949, ठीक है जी। यानी कि लाइसोसोम को सबसे पहले आइसोलेट करने वाले जो थे वो थे डी डव 1949 में एज ए सेपरेट कंपोनेंट। अब यहाँ पे ये एक एमसीक्यू आता है कि लाइसोसोम जो है उसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया था एज ए सेपरेट कंपार्टमेंट वो किसने किया था, तो वो थे डी डव, और जो हमारे पास जो डेट है वो 1949, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो लाइसोसोम है वो दूसरे ऑर्गेनल से चेंज है किस बेस पे, ठीक है, तो वो मॉर्फोलॉजी की बेस पे, मॉर्फोलॉजी की बेस पे वो दूसरे ऑर्गेनल से डिफरेंट है लाइसोसोम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी जनरल जो है वो बातें हो गई कि हमने देख लिया कि लाइसोसोम का मतलब क्या है, वो दूसरे ऑर्गेनल से चेंज किस बेस पे, अपनी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, और उसको आइसोलेट करने वाले ये थे, ठीक है जी। देन अब फर्दर हम देखें तो फर्दर अगर हम इसके बारे में देखें तो जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि जो लाइसोसोम है ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, ठीक है जी। इसके बाद ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वाला में से है, यानी कि इसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो लाइसोसोम है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, या फिर कोई भी दो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो जो लाइसोसोम है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस का, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ईटिंग प्रोसेस ऑफ द
सेल, द ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। ठीक है जी। तो फैगोसाइटोसिस जो है ये ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो ईट करने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हम एक टर्म ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस में हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, जिसमें एक थी हमारे पास फैगोसाइटोसिस और एक थी हमारे पास पिनोसाइटोसिस। ठीक है जी। तो ये जो फैगोसाइटोसिस है इसकी हम बात कर रहे हैं कि फैगोसाइटोसिस में फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है, जबकि जो पिनोसाइटोसिस है उसमें लिक्विड पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है। तो यहाँ पे हम फैगोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल है वो फैगोसाइटोसिस का है। तो ये सारा काम लाइसोसोम जो है ये परफॉर्म करवाते हैं। और लाइसोसोम ऐसे सेल्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं जिनमें फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। फैगोसाइटोटिक यानी कि ऐसे सेल्स जो अपने अंदर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा तौर पर एग्जिबिट करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि लाइसोसोम जो है वो किन सेल्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो ऐसे सेल्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं जिनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और फैगोसाइटोसिस का मैंने आपको बता दिया कि ये ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल है। तो जब भी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी भी बात की कि जब वो सेल में एंट्री गेन करेगा तो सबसे पहले लाइसोसोम जो है वो उसके साथ अटैच होकर उसको सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट करेगा, फिर जो है आगे फर्दर प्रोसेस होगा उसका। ठीक है। इसको हम सिंपली एज ए डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम के तौर पर। देख फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटरनल यहाँ पे सेल है। ठीक है। और ये हमारा इसका एक्सटर्नल रीजन है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यानी फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंट्री गेन करना चाहता है। ठीक है जी। होगा क्या कि इसको सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होना पड़ेगा, तो वो जो पासिंग होगी वो इनगल्फमेंट होगी कि सेल मेम्ब्रेन उसको इनगल्फ कर लेती है, सेल उसको फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। ठीक है जी। यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे एसोसिएट होता है और साथ ही हमारे पास मौजूद होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पे काम क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में तो सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, पर हम इन दोनों को ही डिस्कस यहाँ पे क्यों करते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इन दोनों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह डिस्कशन की यहाँ पे ये है कि जो लाइसोसोम होता है हमारे पास, इसमें बहुत से इंजाइम्स होते हैं। ठीक है। यानी कि ये कंसिस्ट होता है सेवरल इंजाइम्स पे। अब वो इंजाइम्स कौन से होते हैं, जिसमें हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स। ठीक है जी। एज वेल एज सल्फेटेज। ठीक है जी। सल्फेटेज के बाद हम देखें तो एसिड फॉस्फेटेज। तो ये एंजाइम्स जो है ये मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स हैं इनकी जो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी ये जो बनते कहाँ पे हैं, ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है जी। तो इस वजह से हम यहाँ पे RER को मेंशन करते हैं कि RER का प्रोसेस ये होता है कि जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी सिंथेसिस करना। ठीक है जी। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि यहाँ पे ये जो एंजाइम है इनकी सिंथेसिस करनी है। ठीक है। जब यहाँ पे एंजाइम्स की सिंथेसिस हो जाती है तो ये एंजाइम्स जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, जो गोल्जी अपरेटस को। ठीक है जी। यहाँ पे गोल्जी वेसिकल के अंदर इनकी बडिंग होती है और ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो है यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते हैं।
लाइक इस तरह से, ठीक है जी। अब ये जो बडिंग हो गई इनकी, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है जी। याद रखें कि लाइसोसोम जो है इसकी 2 टाइप्स बताई जाती हैं, एक है प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है जी। ये मेन इसकी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बनेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस होगी, वो फर्दर आगे ट्रांसफर होंगे गोल्जी अपरेटस को। यहाँ पे जो गोल्जी वेसिकल में इनकी बडिंग होगी, फर्दर जो हमारे पास सिक्रीशन आएगी वो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम होगा, ठीक है जी। अब फर्दर इसके आगे एक प्रोसेस क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे हम ये देखें तो हमारे पास ये फूड पार्टिकल जो है ये सेल के अंदर इनगल्फमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इसकी इनगल्फमेंट हो रही है सेल के अंदर। जैसे ही ये सेल के अंदर इनगल्फ हो जाता है, ठीक है जी, तो ये जाकर अटैच होगा फिर इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जाकर अटैच हो गया, ठीक है। अब इनकी दोनों की अटैचमेंट होगी, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इससे बनने वाला जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो यहाँ से आने वाले फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो गया। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या करेगा कि ये इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस। तो वो जो सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस बनेगा वो इस तरह से एक कलेक्टिवली लार्ज सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है जी। लाइक जैसे ये आपको देख रहे हैं कि इन दोनों के मिलने से जो लाइसोसोमल एंजाइम है, अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, उन्होंने क्या किया कि इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया मिक्स होकर, तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है जी। सो हमारे पास 2 कैटेगरीज इसकी बन गई, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया आपको, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम उस वक्त बना था जब एंजाइम्स जो है इनकी बडिंग हुई गोल्जी वेसिकल में और ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड पार्टिकल के साथ अटैचमेंट हुई उसकी और वहाँ पे डाइजेशन हुई उसकी इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस, तो फिर हमारे पास जो बना वो सेकेंडरी लाइसोसोम बना। आगे फर्दर इससे जो है वो डाइजेशन परफॉर्म होगी, ठीक है जी। ये एक वे था हमारे पास, ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस के ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, ठीक है जी। अब सम टाइम जो है वो कंडीशन ऑल्टर भी हो जाती है। ऑल्टर किस तरह हो जाती है कि जो लाइसोसोम होता है वो अपने ही सेल के ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि सम टाइम इस तरह होता है कि हमारी जो बॉडी है इसमें जो सेल्स हैं इनमें बहुत से डैमेज ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती। तो फिर लाइसोसोम क्या करते हैं कि उन डैमेज ऑर्गेनल्स को पकड़कर डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो सेल होता है वो टोटली तौर पर रीन्यू हो जाता है, ठीक है, यानी कि रिपेयरिंग हो जाती है सेल की, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम दूसरा वे देखें तो वो क्या है, अब प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमने दूसरा भी देखना है कि लाइसोसोम अगर तो अपने ही सेल के ऑर्गेनल्स को यानी कि डाइजेस्ट करना शुरू कर दे तो फिर उस प्रोसेस में हम क्या लेते हैं। उस प्रोसेस में जो लाइसोसोम है इसे हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम नाम देते हैं ऑटोफेगी का, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी रेफर टू सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग का मतलब ही है कि वो अपने ही सेल के ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो लाइसोसोम जो होगा हमारे पास होगा ऑटोफेगोसोम, ठीक है जी। सो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनकर ट्रांसफर होते हैं गोल्जी अपरेटस को, वहाँ पे उनकी बेडिंग होती है गोल्जी वेसिकल में और प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। वो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फिर क्या करता है कि जो सेल के अंदर मौजूद डैमेज ऑर्गेनल होता है, ठीक है,
उसे अपने अंदर अटैच करता है और उसकी डाइजेशन करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हम फिर लेते हैं वो हमारे पास होता है ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगी का प्रोसेस, कि उसने अपने ही पार्ट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास मोस्टली जो है, जैसे हम देखें फॉलो करते हैं ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस प्रोसेस के जरिए उसको डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, वो क्या करता है कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं सेल के अंदर, सेल जो है वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को जब डाइजेस्ट किया जा रहा होता है तो इस कंडीशन में एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही होती है, एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। इसके बाद जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है। अब सिंथेसिस जो है वो मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ठीक है। और जो बडिंग होती है उनकी बडिड ऑफ कहाँ पे होते हैं जाकर, वो होते हैं गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। और फिर फर्दर उनसे प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोसोम अगर तो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करे तो वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस वहाँ पे आ जाएगा, और अगर तो वो अपने ही पार्ट को डाइजेस्ट करे, यानी कि अपने ही सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट करे, तो वो हमारे पास प्रोसेस होगा ऑटोफेगी का, और वो होगा ऑटोफेगोसोम, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में मोस्टली ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया हो, ठीक है, उसको जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है, और इसकी डाइजेशन से जो है वो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद जो लाइसोसोम है इनमें और भी बहुत सी एंजाइम्स होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए, यानी कि सेल के बाहर। अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये सेल है तो सेल के अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास तो होगा इंटरनल स्पेस, ठीक है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें भी डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है वो लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसकी एक पूरा एक यानी कि स्ट्रक्चर था, इसका एक फंक्शन था कि जो लाइसोसोम है हमारे पास वो किस तरह से अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है जी। देन इसके बाद हम देखें तो हमारे पास लाइसोसोम से होने वाली जो डिजीजेज हैं वो आ जाती हैं, लाइसोसोमल डिजीजेस। लाइसोसोमल डिजीजेस, ठीक है जी। लाइसोसोमल डिजीजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बहुत सी हैं, ठीक है। लाइसोसोमल डिजीजेस क्यों होती हैं? लाइसोसोमल डिजीजेस इस वजह से होती हैं कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हर बॉडी में, हमारे बॉडी में मौजूद सेवरल एंजाइम्स हैं और हर एंजाइम का एक ख़ास फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं पेप्सिन की। मिसाल के तौर पर पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अगर इस पेप्सिन एंजाइम में कोई म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन का मतलब है कोई भी चेंज आ जाए, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है जी। यानी कि पेप्सिन का काम है कि वो स्टमक में काम करता है, वर्क करता है, और अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो उस वजह से वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर होगा क्या कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो वैसे ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक सेपरेट केस था, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पेश किया। तो सेम कंडीशन कुछ ऐसी यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं इनका काम ये होता है कि इन्होंने बहुत से हमारी बॉडी में जो सेल हैं उनमें बहुत से सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अब अगर तो लाइसोसोमल एंजाइम्स में कोई भी किसी भी किस्म की म्यूटेशन आ जाए, तो म्यूटेशन जब आ जाए तो लाइसोसोमल एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब लाइसोसोमल एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ही स्टॉप डाउन हो जाता है, ठीक है,
तो फिर फर्दर जो हमारे पास आगे रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, वो कैरी आउट नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमारे पास ग्लाइकोजन है, ठीक है जी, ग्लाइकोजन जो है इसने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज में, ठीक है जी। अब ग्लाइकोजन जो है इसने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज में। अब जाहिर सी बात है ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा कोई एंजाइम, ठीक है, तो वो होता है लाइसोसोमल एंजाइम। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए, यानी कोई भी चेंज आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये एज सच ही हमारी बॉडी में स्टोर होती रहेगी। तो जब ये बॉडी में स्टोर होती रहेगी तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो डैमेज करेगी, ठीक है जी। तो सेम इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जो अकर होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं स्टोरेज डिजीजेस का, स्टोरेज डिजीजेस का, ठीक है जी। स्टोरेज डिजीजेस की अगर हम बात करें तो ये हम स्टोरेज डिजीजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज डिजीजेस को इस वजह से इनको स्टोरेज डिजीज कहा गया है कि इनमें वो एंजाइम जिसमें म्यूटेशन आ जाए तो वो फिर उसको सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से वो एज सच ही पार्टिकल जो हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है। तो इस वजह से हम इन्हें नाम दे देते हैं स्टोरेज डिजीजेस का, ठीक है जी। तो ये कॉन्जेनिटल डिजीजेस भी हैं, ठीक है, और मोस्टली ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है जी। इसमें अगर हम देखें तो पार्टिकल जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ग्लाइकोजन वगैरह, ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह, ठीक है जी। तो इन सब्सटेंसेस की अगर बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं बहुत वास्ट लेवल पे जाके, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्लाइकोजन जो है इसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक लाइसोसोमल एंजाइम होता है। अगर तो उसकी जो है वो कोई भी म्यूटेशन आ गई उस एंजाइम में तो फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी, वो ऐसा जो हमारी बॉडी में स्टोर होती रहेगी ग्लाइकोजन। और इस डिजीज़ को नाम दिया जाता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, ठीक है जी। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 इसको नाम दिया जाता है, जिसमें ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है ग्लूकोज में, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सी सेवरल स्टोरेज डिजीजेस हैं जो अब जानी जाती हैं। राउंड अबाउट जो है वो कंसिडर ये किया जाता है कि 50+ हैं ये स्टोरेज डिजीजेस, जबकि अगर हम एफएससी की जो बुक है उसको फॉलो करें तो उसमें हमें बताया गया है कि 20 सच डिजीजेस, जबकि अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास जो है वो 50+ हैं जो ये स्टोरेज डिजीजेस हैं, ठीक है। और वो होती किस वजह से हैं कि जो लाइसोसोमल एंजाइम है इसमें कोई भी म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो लार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक है हमारे पास टे सेक्स डिजीज, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है, ये भी एक स्टोरेज डिजीज है, ठीक है। इसमें ये होता है कि ऐसा एंजाइम जिसका काम होता है कि इसने लिपिड की कैटाबॉलिज्म करनी है, यानी लिपिड की कैटाबॉलिज्म करनी है, लिपिड को यानी कि डिस्ट्रॉय डाउन करना है, ठीक है। अब ये एंजाइम में म्यूटेशन आ जाती है। जब इस एंजाइम में म्यूटेशन आ जाती है तो ये लिपिड को कैटाबोलाइज नहीं करता। तो जब लिपिड कैटाबोलाइज नहीं होता तो लिपिड एज सच हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है, और जब इसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल हमारे ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं पर्सन, ठीक है, ब्रेन टोटली डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इस टे सेक्स डिजीज़ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टे सेक्स डिजीज़ में किस चीज़ की एक्युमुलेशन हो जाती है ज़्यादा, ग्लूकोज की, लिपिड की, पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। तो वो हमारे पास लिपिड है कि टे सेक्स डिजीज़ में लिपिड की बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन होने से ब्रेन जो है वो ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो हमारे पास और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है उसमें किस चीज़ की एक्युमुलेशन होती है ज़्यादा, तो वो ग्लाइकोजन जो है उसकी एक्युमुलेशन होती है उसमें ज़्यादा। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास और भी डिजीज़ हैं, जैसे हम बात करें पॉम्प डिजीज़। ठीक है जी, ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जिससे हमारे जो लिवर और हार्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये होती किस वजह से है, जैसे कि हम बात करें पॉलीसेकेराइड, ये भी पॉलीसेकेराइड जो हैं इनकी एक्युमुलेशन की वजह से होती है। ठीक है, कि बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड की कैटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, अब उन एंजाइम में अगर म्यूटेशन आ जाए तो पॉलीसेकेराइड जो है इनकी डाइजेशन नहीं होगी इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसीस, तो ये जो है स्टोर होते रहेंगे और इस कंडीशन को हम पॉम्प डिजीज़ का नाम देते हैं, जिससे हमारा मोस्टली जो है लिवर और हार्ट वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उन पर। ठीक है जी, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमडी कैट के हवाले से और इसको हमने जो है वो एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो लाइसोसोम है ये क्या है। ठीक है जी, इसका कंप्लीट फंक्शन और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने इसकी डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको भी डिस्कस किया। ठीक है, इसकी जो लाइसोसोम की टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।